हेलो फ्रेंड्स, और हम फिर से मिल रहे हैं पीआईबी और हिंदू का एनालिसिस देखने के लिए 10 जुलाई का। तो नोट्स मेकिंग पर ध्यान मत देना, एज़ यूजुअल बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा इस फाइल का। और आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ चल रही है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल के ऊपर, तो उसको देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें हमारे पास जो अभी G20 में मोदी जी गए थे हैम्बर्ग जर्मनी में, तो उन्होंने कुछ G20 हेल्स इंडियाज़ लेबर रिफॉर्म स्टार्टअप पॉलिसी हैम्बर्ग एक्शन प्लान एक निकाला है G20 में, जो अभी फाइनल एंडिंग हो गया है उसका मीटिंग का। तो उन्होंने कुछ प्रेज़ किया इंडिया के एफर्ट्स को। तो देख लेते हैं जो G20 हैम्बर्ग एक्शन प्लान है, जिसने ग्रुप्स स्ट्रैटेजी बताई है टू अचीव स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो उन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या बोला है। सबसे पहले तो उन्होंने एक्नॉलेज किया है इंडिया को फॉर द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ एज वेल एज सपोर्ट टू ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, व्हाट द एक्शन प्लान सेड, इट सेड कि फाइनेंशियल सेक्टर में इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज कर रहा है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सचेंजेस में और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, जिससे जो बिज़नेस है वो काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग जो है वो स्टार्टअप्स को अलाउ किया है, जिसकी वजह से इनोवेशन और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। उसके बाद लेबर मार्केट रिफॉर्म्स में उन्होंने बोला कि इंडिया में सिक्योरिटी दी जा रही है वर्कर्स को, इंक्रीज़ फीमेल पार्टिसिपेशन के लिए काम किया जा रहा है और मेकिंग डूइंग बिजनेस ईजियर वो किया जा रहा है। अब पिछले ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल जो हमारे पास वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आई थी, उसमें कुछ रीजंस गिवन थे जिससे इंडिया का रैंक जो था काफ़ी पुअर रहा था। वो क्या था, स्टार्टिंग बिजनेस की प्रॉब्लम बताई गई थी इंडिया में। डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, ये कहा था कि काफ़ी डिले हो जाता है इसमें। रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस बताया गया था कि जिसकी वजह से काफ़ी डिले हो जाता है बिजनेस में। पेइंग टैक्सेस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टैक्सेस लगते थे, जिसकी वजह से ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स काफ़ी मुश्किल हो जाता था। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, तो इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं कंट्री ने इम्प्रूवमेंट की है। तो ये काफ़ी मैटर करता है। अब इंडिया क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो इम्प्रूव करेगा अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स को, क्योंकि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालता है, IMF, WTO, OECD, ILO, WHO, फाइनल स्टेबिलिटी बोर्ड, ये सब पार्टनर्स हैं G20 के। तो कहीं ना कहीं अब ये इनकी रिपोर्ट्स में इंडिया की जो रैंकिंग है उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद ये आर्टिकल जो था आज इंडिया चाइना के ऊपर है। ठीक है, इंडिया चाइना के ऊपर हम पहले भी बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो ये उसी को रिपीट कर रहा है। कुछ इसमें कुछ खास नया नहीं है हमारे लिए देखने लायक। तो जो पिछली वीडियोस हैं, पिछले एक हफ्ते के करंट अफेयर्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंडिया चाइना का इशू जो डिस्कस किया है वही रिपीट हुआ है, तो वो देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये एक और आर्टिकल था, बिल्डिंग सॉलिडेरिटी बियॉन्ड बॉर्डर्स। तो ये श्रीलंका से रिलेटेड आर्टिकल है। श्रीलंका में पिछले कुछ दिनों में क्या हो रहा है 2013 से लेकर अब तक, कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वहाँ पर उनके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं बुद्धिस्ट ग्रुप्स के थ्रू। तो उसको ही मैम ने थोड़ा डिस्कस किया है, अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद एक आज एडिटोरियल था डिवाइडेड आइलैंड, तो सिप्रस के ऊपर है। अभी जिनेवा में लास्ट वीक कुछ राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे फॉर रीयूनिफिकेशन ऑफ सिप्रस, तो वो फेल हो गए हैं। ठीक है, तो ये पहली बार नहीं था कि कुछ टॉक्स हुए हैं UN के बीच। तो ये फेलियर जो हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी मीटिंग्स हो चुकी हैं, टॉक्स हो चुके हैं, लेकिन वो सब फेलियर हो गई हैं। ठीक है, अब बात क्या हो रही है, सिप्रस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, उसको यूनिफाई करने के लिए ये सारा पीस प्रोसेस चल रहा है। तो ब्रेक अवे कैसे हुआ था, एक पार्ट जो है वो टर्किश सिप्रियट स्टेट है नॉर्थ में, और एक जो है ग्रीक सिप्रियट रिपब्लिक ऑफ सिप्रस है। ठीक है, इनका जो प्रोसेस है वो चल रहा है। स्प्लिट हुआ था आपका 1974 में, जब टर्की ने इन्वेड कर दिया था नॉर्दर्न पार्ट को, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था एथेंस जो है वो कूप बैकअप कर रहा है सिप्रस में। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए नॉर्दर्न पार्ट को एनेक्स कर लिया था। अब मेन जो चैलेंजेस हैं टू लीडर्स के पास, जो टू सिप्रस एरियाज़ हैं उनके पास, जो चैलेंज है वो एक तो ये है कि वो प्रॉपर्टी राइट्स देना चाहते हैं ग्रीक सिप्रियट्स को, जो नॉर्थ में आ गए थे साउथ में से कूप के चलते हुए। तो उनको प्रॉपर्टी, उनके लिए प्रॉपर्टी राइट्स मांग रहे हैं, जो अपनी वो प्रॉपर्टी पीछे छोड़ आए थे। ठीक है, अब निकोसिया ने एक एश्योरेंस भी दिया है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो टर्न वाइज टर्न बनेगा, एक बार ग्रीक सिप्रियट में से और एक बार टर्किश सिप्रियट में से। लेकिन इसने कुछ खास असर डाला नहीं है, इससे कुछ खास इन्फ्लुएंस हो नहीं पाया है। दूसरा चैलेंज क्या है
कि टर्की रिफ्यूज़ कर रहा है टू गारंटी द विड्रॉल ऑफ इट्स ट्रूप्स स्टेशनड इन नॉर्थ। ठीक है, साउथ सिप्रस जो है वो चाहता है कि जो टर्की के जो ट्रूप्स स्टेशनड हैं वो वहाँ से विड्रॉ कर लिए जाएं, लेकिन नॉर्थ पार्ट और टर्की का ये कहना है कि अभी हम अपने ट्रूप्स को विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो 2002 में कि कॉफ़ी अनान प्लान के थ्रू रिकन्सिलिएशन की बातें हुई थी, लेकिन टर्म्स जो थी रिजेक्ट हो गई थी। ठीक है, रीयूनियन की बातें फिर चलती आ रही हैं, लेकिन रीयूनियन होना नॉर्थ और साउथ दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक जो हैं इंसेंटिव्स रहेंगे दोनों को ही। एक तो जो टूरिज़्म पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा, नॉर्थ और साउथ अभी डिवाइडेड है तो इतना ज़्यादा नहीं है। दूसरा, ऑफशोर गैस रिजर्व्स जो हैं मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है, वो दोनों उसमें से फिर अच्छे से एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे। अभी तो बटे हुए हैं तो इतना ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हो नहीं पाता है। ठीक है, और जो अफेयर्स हैं, कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर्स हैं, वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है ना, ये आपका सिप्रस है। ठीक है, ये आपका मेडिटेरेनियन सी में मिलता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से सी में है आपका सिप्रस। ये जो आप बीच में लाइन डिवाइडेड देख रहे हैं, ये सिप्रस को, ये है आपका नॉर्थ सिप्रस और ये है आपका साउथ सिप्रस। ठीक है ना। उसके बाद जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ चल रही थी वो ईयू और नॉर्वे के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, आर्कटिक बेरेंट सी में एक्सप्लोरेशन को लेके, फ़िश एक्सप्लोरेशन को लेके। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बात सिर्फ फ़िश एक्सप्लोरेशन की नहीं है, ये बात है ऑयल एक्सप्लोरेशन की। ठीक है, जो मेन इशू है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन का है। तो जो मेन इशू चल रहा है वो इस आइलैंड के, स्वालबार्ड आइलैंड के अराउंड चल रहा है। ये नॉर्वेजियन आर्कीपेलागो है, बेरेंट सी में। तो आपके लिए ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है कि स्वालबार्ड है किसका, नॉर्वेजियन आर्कीपेलागो में है, बेरेंट सी में है। ठीक है, तो मेजर जो स्टेक है वो ये कह तो ये रहे हैं कि हम मछली के लिए लड़ रहे हैं, फ़िश कैच के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो मेन रीज़न है वो है ऑयल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑयल पोटेंशियल है इस रीजन में। अब नॉर्वे जो है वो ईयू का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि नॉर्वे इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईयू। तो नॉर्वे का अब जो मेन कन्फ्लिक्ट आता है वो आता है स्वालबार्ड, जो 1920 की स्वालबार्ड ट्रीटी हुई थी पेरिस में, वो मेन प्रॉब्लम है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो दोनों अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रीटी जो है इट रिकॉग्नाइजेज फुल एंड एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी बट गिव्स सिग्नेटरी नेशंस एन इक्वल राइट टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन स्वालबार्ड एंड इट्स टेरिटरी वाटर्स। ठीक है, तो ट्रीटी में ये बात हो गई थी कि नॉर्वे की जो है वो फुल आपकी सॉवरेनिटी हम दे रहे हैं, लेकिन जो सिग्नेटरी नेशंस हैं उनके पास एक राइट है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ले सकें स्वालबार्ड सी में। तो अब इसको इंटरप्रेट दोनों ने अलग अलग तरीके से किया है। तो नॉर्वे का कहना है कि ये सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक एप्लीकेबल है, ये जो ट्रीटी वाली बात है। वहीं ईयू का कहना है कि ये 200 नॉटिकल माइल्स तक है। तो इसी के बीच में, दोनों के बीच में जो है कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये था हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस। अब हम देखते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में जो एक छोटी सी न्यूज़ आ रही है कि पॉलिटिकल स्टॉर्म जोल्स इन नागालैंड मिनिस्ट्री। तो अभी जो ये टी.आर. जेलांग हैं, ये एक्स सीएम थे, इनको रिज़ाइन करना पड़ गया था जब इन्होंने नागालैंड में लोकल इलेक्शंस में 33% वुमेन के लिए रिजर्वेशन का कह दिया था। तो नागालैंड के जो लोग थे उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं होता, हमारे कस्टमरी लॉज जो हैं वो अलाउ नहीं करते। तो उनका भी ये कहना है कि जो अभी करंट पीएम हैं, सीएम हैं, उनके पास मेजॉरिटी अब नहीं है, और मेजॉरिटी जो एमएलएज़ का सपोर्ट है वो इनके पास है। तो इन्होंने गवर्नर को लेटर लिखा था कि आप असेंबली बुलाइए और उसमें मैं आपको अपनी मेजॉरिटी प्रूफ कर दूंगा। तो जो ये साहब हैं, इन्होंने अपने कुछ 4 मिनिस्टर्स और कुछ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ को निकाल दिया है। ठीक है, उनको हटा दिया है। तो अब देखते हैं ये इशू आगे कहाँ तक कन्फ्लिक्ट चलता है, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद ये स्टक विद हार्वेस्ट फार्मर्स 2, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। एक फार्मर ने ही अपने कुछ पॉइंट्स रखे हैं कि क्या रीज़न है जो फार्मर्स को सस्ते दामों में, एमएसपी के होते हुए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के होते हुए भी सरकार फार्मर्स को सस्ते दामों में अपना जो प्रोड्यूस है वो बेचना पड़ता है। तो उसका एक कारण ये है कि सबसे पहले तो जो फार्मर्स होते हैं उनके पास स्पेस टू स्टोर नहीं होता। ठीक है, तो स्पेस टू स्टोर नहीं होने की वजह से वो अगर अपना कहीं मार्केट में प्रोड्यूस लेकर जाते हैं और अगर वो प्रोड्यूस वहाँ पे पूरा नहीं बिकता जिस प्राइस में वो बेचना चाहते हैं, तो वो वापस नहीं ला सकते, क्योंकि उनके पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं होती। दूसरी बात, अगर वो वापस लाएंगे तो उसके लिए उन्हें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग से देनी पड़ेगी, तो वो भी उनका खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहीं से जो इनका कहना है कि जो यहीं से विशियस साइकिल शुरू होती है फार्मर के क्राइसिस की, जिसकी वजह से वो फोर्स हो जाते हैं टू सेल देयर प्रोड्यूस चीपली। ठीक है, दूसरा जो इन्होंने पॉइंट दिया है कि जो गवर्नमेंट है
इट ओपन्स प्रोक्योरमेंट सेंटर्स टू परचेज फार्म प्रोड्यूस एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस मोर देन अ मंथ आफ्टर द हार्वेस्ट। 1 महीने बाद तो सरकार खरीदना शुरू करती है। अब तब तक किसान अपना प्रोड्यूस रखे कहाँ, लॉन्ग टाइम तक उसके पास वेयर हाउसेज तो है नहीं, बाहर रखेगा तो वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो उसको फोर्सफुली जो है वो मार्केट में बेचना पड़ता है। तीसरा, जब गवर्नमेंट परचेज स्टार्ट करती है तब भी कोई गारंटी नहीं है कि वो फार्मर का सारा प्रोड्यूस ले ले, क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है प्रोड्यूस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है क्वालिटी बेसिस पे, तो जिसकी वजह से भी फिर फार्मर को जो प्राइवेट मिल्स होती हैं, प्राइवेट जो से कस्टमर्स होते हैं उनके, उनको बेचना पड़ता है सस्ते प्राइसेस में। उसके बाद त्रिपुरा सिक्योरिटी बीफ्ड अप इन व्यू ऑफ IPFT ब्लॉकेड कॉल। तो ये एक इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है, अभी ये कह रहे हैं कि हमें एक अलग से स्टेट चाहिए, तो इन्होंने नेशनल हाईवे 8 को ब्लॉक करने का बोला है। नेशनल हाईवे 8 जो है वो त्रिपुरा को कनेक्टिविटी देता है बाकी की कंट्री से। इट रन्स फ्रॉम करीमगंज इन असम टू खैरपुर इन त्रिपुरा। तो आपको हाईवेज पे क्वेश्चन एक बार पहले UPSC में आ चुका है, तो आपका प्री का एक फैक्ट यहाँ से निकल आता है, आप इस हाईवे को याद कर लेना, ठीक है। और कहीं पे मेंस में आप आंसर यूज़ करना चाहो स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन पे या स्टेट्स की डिमांड पे, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि त्रिपुरा में भी एक ऐसा ग्रुप है जो डिमांड कर रहा है, सिर्फ नागालैंड, मणिपुर या मिज़ोरम तक नहीं है ये रिलेटेड, और भी जो स्टेट्स हैं उनमें भी डिमांड्स आ रही हैं अलग स्टेट्स की। उसके बाद है आपका इलीगैलिटीज़ इन बीच सैंड माइनिंग इन तमिलनाडु सेज एमिकस क्यूरिए रिपोर्ट। अब ये एमिकस क्यूरिए क्या होता है, ये बंदा वो होता है जिसको ना तो स्टेट अपॉइंट करती है, ठीक है, ना इसको खुद की कोई दिक्कत होती है, ये खुद से एक रिपोर्ट बनाते हैं, PI पर्सनली खुद एक रिपोर्ट बनाते हैं और फिर इन्होंने ये कोर्ट को देते हैं, मतलब ये सरकार इन्हें अपॉइंट नहीं करती है। तो ये V सुरेश ने सबमिट किया रिपोर्ट मद्रास हाई कोर्ट को। उनका कहना है कि जो बीच सैंड है तिरुनेलवेली और थोटुगढ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में comprise a mixture of rare minerals such as garnet, ilmenite, rutile, zircon, monzite, ठीक है। और monzite जो है आपका एटॉमिक मिनरल है जिसको थोरियम बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये सब जो है वो वहाँ पर माइन किए जा रहे हैं, जबकि 2013 में सरकार ने एक एक्ट बना दिया था, तमिलनाडु की सरकार ने एक एक्ट बना दिया था कि बीच माइनिंग नहीं की जाएगी, उसके बावजूद यहाँ पर माइनिंग हो रही है। तो इन्होंने बस ये इशू कोर्ट के आगे रखा है। उसके बाद एक हाई कोर्ट ने बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला है कि आपके पास जो बंदूक रखने का जो है वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि आपको गन रखना अलाउ किया जाए, क्योंकि अभी अभी दिल्ली में एक पर्सन की जो प्ली है उसको रिजेक्ट कर दिया गया था उसको गन का लाइसेंस देने के लिए। तो हाई कोर्ट का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको गन रखने का लाइसेंस नहीं दिया गया तो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि आजकल गन सिर्फ शो ऑफ के लिए यूज़ की जाने लगी है और स्टेटस सिंबल के लिए यूज़ की जाने लगी है, ना कि सेल्फ डिफेंस के लिए। और हाई कोर्ट का ये कहना है कि ये फंडामेंटल राइट नहीं वायलेट हो रहा। अब इससे आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है प्री का, अब क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि आपको स्टेटमेंट्स दे दी जाएगी, ठीक है, उसमें आपको ऐसा लिख दिया 3-4-5 स्टेटमेंट्स दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि किस चीज़ में आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, और आप जा सकते हैं हाई कोर्ट के पास इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। उसमें एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि नॉट गिविंग यू द लाइसेंस फॉर कीपिंग अ गन, तो उसको आप, उसमें आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं वायलेट हो रहा, तो आप उसको रॉन्ग कर देंगे। उसके बाद लव जिहाद पिछले साल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। अब वॉलेंट्री मैरिज इज़ नॉट लव जिहाद, ठीक है। अगर कोई वुमेन है वो खुद से अपना डिसीजन लेके और किसी मुस्लिम से शादी करती है और अपना रिलीजन चेंज करती है, तो दैट विल नॉट कम इन द सिनेरियो ऑफ लव जिहाद। अभी क्या हुआ था, केरला हाई कोर्ट ने एक शादी को रद्द कर दिया था और जो वुमेन थी उसको कहा था कि वो अपने घर वापस, उसको घर भेज दिया गया था। तो उस आदमी ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है कि जो उसकी वाइफ है उसको ज़बरदस्ती, उसके जो पेरेंट्स हैं उस गर्ल के, उन्होंने ज़बरदस्ती उनको अपने पास रखा है और उन्होंने वॉलेंटरी शादी की थी, कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई थी। उसके बाद आज ये PIB में था, तो जो प्रेसिडेंट सर हैं उन्होंने लॉन्च ऑफ स्वयं एंड अदर डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर हायर एजुकेशन, एक मीट हुआ था तो वहाँ पर उन्होंने कुछ स्पीचेस दी हैं। तो एक इनिशिएटिव की उन्होंने बात की थी ग्रीन, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल रिसर्च इंटरैक्टिव नेटवर्क। इसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट्स होंगे उनको स्कॉलरशिप और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू वर्क विद रेप्यूटेड फॉरेन लेबोरेटरीज एंड वुड हैव लिबर्टी टू कम बैक टू इंडिया एंड कंटिन्यू विद रिसर्च। की मतलब आप बाहर जाइए, बाहर की लेबोरेटरीज़ में रिसर्च कीजिए, सीखिए वहाँ से, उसके लिए हम आपको स्कॉलरशिप देंगे और आप फिर वापस आइए, आना चाहें इंडिया में तो आइए और यहाँ पर काम कीजिए, ठीक है। बाकी जो प्रेसिडेंट ने इनिशिएटिव्स जो जिनके बारे में बोला, ज्ञान इम्प्रिंट,
उच्चतर आविष्कार योजना, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ये पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। इनको मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये आप प्लीज़ डिटेल में देख लीजिएगा अगर आप इनके बारे में नहीं जानते। और एक जो प्रेसिडेंट ने किया, वहाँ पर इनॉग्रेट हुआ स्वयं प्रभा DTH चैनल्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, टेलीकास्टिंग होगी हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट फ्री ऑफ चार्ज यूजिंग GS8015। तो जिन घरों में सेट टॉप बॉक्स लगे हुए हैं उन घरों में ये फ्री जो चैनल्स हैं ये टेलीकास्ट होंगे और इसमें फ्री एजुकेशनल वीडियोस होंगी। GSAT-15 सैटेलाइट के थ्रू इनका टेलीकास्ट होगा। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, उसको रिलेटेड लेकर डिस्कशन हुई गई और एक मीटिंग एंडेड विद एडॉप्शन ऑफ प्रोग्राम 17 फॉर 17, 17 पॉइंट एक्शन प्लान फॉर 2017, ठीक है, कि हमें क्या क्या करना है डिजिटल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, वो सब डिस्कस किया गया। उसके बाद जो राजनाथ वॉज हाईवे सिक्योरिटी टू सिक्किम, ये अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए मेन जो पॉइंट है उसमें ये है कि नेशनल हाईवे 10 जो है वो लाइफलाइन है सिक्किम की और उसको ब्लॉक किया हुआ है। अभी जो गोरखालैंड प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके चक्कर में ब्लॉक हुआ हुआ है, तो आपको नेशनल हाईवे 10 याद रखना है। पीछे भी हमने देखा था नेशनल हाईवे 8 जो त्रिपुरा को कनेक्ट कर रहा था आसाम से, और नेशनल हाईवे 10 हो गया आपका। तो अगर आपको जो भी न्यूज़ में हाईवेज चल रहे हैं अगर मेजर वो याद रहेंगे और अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में तो आपको एलिमिनेट करना उसमें ईजी रहेगा उस केस में। उसके बाद साइंस में देख लेते हैं हमारे पास क्या था। यूजिंग केमिकल्स फॉर एंटरटेनमेंट, ये एक शोकेस करके पेज आता है हिंदू में जिसको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। उसमें एक न्यूज़ थी अभी रिसेंटली, ये न्यूज़ में इसीलिए क्योंकि गुड़गांव में एक आदमी ने कोल्ड ड्रिंक में उसके ड्राई आइस गिर गया था, जो उन्होंने फिर ड्रिंक कर लिया जिसकी वजह से उनके स्टमक का काफ़ी एक मेजर पार्ट निकालना पड़ा, ठीक है। तो ड्राई आइस होती क्या है, इट इज़ सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड एट -78.5 डिग्री। और लिक्विफाइड नाइट्रोजन क्या होती है, इट इज़ नाइट्रोजन गैस लिक्विफाइड एट -197 डिग्री, ठीक है। इनको यूज़ किया जाता है पार्टीज़ और फंक्शंस में टू क्रिएट स्मोक। जो आप स्मोक देखते हैं ना फंक्शंस में, वो इनसे इनको यूज़ करके क्रिएट किया जाता है। अब अगर आप इन्हें हैंडल करें बेयर हैंड से तो ये आपको फ्रॉस्ट बाइट्स दे सकते हैं, ठीक है। CO2 जो है वो रिलीज़ होती है ड्राई आइस से, ये ऑक्सीजन को रिप्लेस कर सकती है एटमॉस्फेयर में। तो अगर किसी छोटे कमरे में आप ड्राई आइस को बर्न कर रहे हैं तो CO2 जो रिलीज़ होगी वो वहाँ का सारा ऑक्सीजन ख़त्म कर देगी, जिससे आपको सफोकेशन हो सकती है एंड कैन ऑल्सो कॉज डेथ, ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो फॉर्म्स कार्बोनेट्स इफ़ देयर आर अदर इम्प्योरिटीज़ इन एटमॉस्फेयर, तो ये भी आपके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। नाइट्रोजन जैसे हम सब जानते हैं इनर्ट गैस है, ये भी ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगी और डेंजरस होगी सफोकेशन करने के लिए। ड्राई आइस और जो लिक्विफाइड नाइट्रोजन है इनका यूज़ होता है मास प्रोडक्शन ऑफ फ्रोजन एंड पैकेज्ड गुड्स, जो स्माइलीज वगैरह हम लोग खाते हैं ना, उसमें इनको यूज़ किया जाता है ताकि वो फ्रोजन स्टेट में रखा जा सके उन्हें। टिन्स में भी इन्हें यूज़ किया जा सकता है टू रिमूव ऑक्सीजन कंटेंट दैट वुड अदरवाइज रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। उसके बाद ये एक न्यूज़ में था आज, ईजियर एक्सेस टू H1N1 मेडिसिन रेजेस फेयर ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दो जो मेडिसिन हैं उसको शेड्यूल X कैटेगरी से निकाल दिया है सरकार ने और H1 कैटेगरी में डाल दिया है। हम देखते हैं अभी आगे वो क्या होता है। पहले देख लेते हैं कि H1N1 वायरस क्या होता है। इसको कॉमनली नॉन एज स्वाइन फ्लू, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होता है कॉज बाय टाइप ए इन्फ्लुएंजा नोन एज H1N1A, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हैं अगर आपको हो, नेजल कॉन्जेशन, सोर थ्रोट, हाई ग्रेड फीवर, ब्रेथलेसनेस, बॉडी एक, वॉमिटिंग, डायरिया। ट्रीटमेंट इसके मेडिसिन जो हैं वो हैं ऑसेल्टामिविर मेडिसिन है H1N1 के लिए, ठीक है। ब्रांड नेम्स इसके तामिफ्लू, एंटीफ्लू, इटेक्स्ट्रा हैं। तो ये जो मेडिसिन है ऑसेल्टामिविर, इसको सरकार ने अब शेड्यूल X कैटेगरी से निकाल के H1N1 कैटेगरी में डाल दिया है, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि शेड्यूल X कैटेगरी जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स का, उससे निकाल के H1 में डाल दिया, तो इसका क्या वो है। तो जो ड्रग्स होते हैं शेड्यूल X कैटेगरी के अंडर, उसके लिए जो आपको रिक्वायरमेंट होती है 3 कॉपीज़ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की, एक डॉक्टर के लिए, एक पेशेंट के लिए और एक केमिस्ट के लिए, और कैन बी सोल्ड बाय अ केमिस्ट हु होल्ड्स अ स्पेशल शेड्यूल X लाइसेंस। किसी भी कोई भी ऐसी केमिस्ट नहीं सोल्ड कर सकता, ये मेडिसिन सिर्फ वो केमिस्ट सोल्ड कर सकते हैं जिनके पास शेड्यूल X लाइसेंस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा केमिस्ट को एक जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है अप टू 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। जो फिर आपकी ये ऑसेल्टामिविर और ज़ेनमिविर एंटीवायरल ड्रग्स हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं एक्शन इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप A और B का, ठीक है। अब ये अच्छा भी है और ये बुरा भी है। ये अच्छा क्यों है, क्योंकि जब H1N1 केसेस राइज पे होंगे तब ये ड्रग्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे पेशेंट्स को। लेकिन ये बैकफायर भी क्यों कर सकता है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, हम कॉशन तो यूज़ करते नहीं हैं, डॉक्टर्स इसको अंधाधुंध प्रिस्क्राइब करेंगे,
तो ये इतना वाइडली अवेलेबल हो जाएंगे कि अल्टीमेटली इनका जो यूज़ है वो काम करना बंद हो जाएगा। उसके बाद ये जो न्यूज़ थी आज, क्यूरक्यूमिन नैनो पार्टिकल्स फाउंड टू शॉर्टन टीबी ट्रीटमेंट टाइम। तो ये आपका क्यूरक्यूमिन होता क्या है? ये इंग्रेडिएंट होता है आपका टर्मरिक में, हल्दी कहते हैं जिसको हिंदी में। तो अगर आप इसको दवाई में मिनिस्टर कर दें नैनो पार्टिकल फॉर्मुलेशन में, तो सेवरल फेवरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जो ट्रीटमेंट ट्यूबरक्लोसिस में आपको काम करेंगी। ये चूहों पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया था तो वहाँ पर कामयाब हो गया। तो जो क्यूरक्यूमिन होता है ये 5 टाइम्स मोर बायो अवेलेबल होता है। अब बायो अवेलेबल क्या होता है कि प्रपोर्शन ऑफ ड्रग दैट एंटर्स सर्कुलेशन आफ्टर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी। ठीक है, अगर आप एक दवाई डाल रहे हैं तो उस दवाई का जो इंग्रेडिएंट है वो कितना % इंग्रेडिएंट आपके शरीर को लग रहा है, तो ये 5 टाइम्स ज़्यादा होता है उससे। ठीक है, तो ये मेजरली यूज़ होता है टू रिड्यूस लीवर टॉक्सिसिटी इंड्यूस बाय टीबी ड्रग। जब आप कोई टीबी ड्रग लेते हैं तो आपकी लीवर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक लगता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, रिस्क ऑफ जो रीएक्टिवेशन होता है और री इन्फेक्शन होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब टीबी की दवाई जब किसी की चलती है तो इम्प्रॉपर यूज़ होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है। तो इससे क्या होता है, इंक्रीज टीबी बैक्टीरियल डेवलपिंग रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, जो टीबी बैक्टीरिया होते हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू कर देते हैं, और इससे जो टीबी अगर हम ये क्यूरक्यूमिन को यूज़ करते हैं तो इससे हमारा जो कंप्लीट इरेडिकेशन का जो टाइम होता है मेडिसिन से वो 50% तक कम होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि कई बार जो पेशेंट्स होते हैं वो एंटी टीबी ड्रग्स जो है वो कई दिनों के लिए लेना छोड़ देते हैं क्योंकि लीवर टॉक्सिसिटी की वजह से। अब एडिशन ऑफ क्यूरक्यूमिन क्या करेगा, वो लीवर टॉक्सिसिटी कम कर देगा, तो वो लगातार दवाई ले पाएंगे, जिसकी वजह से कम चांसेस होंगे कि ड्रग रेजिस्टेंस हो, क्योंकि वो बीच में दवाइयाँ छोड़ देते हैं। इसी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो ड्रग रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब जो ये आपका करक्यूमिन होता है ये क्या होता है, ये इट इज़ अ होस्ट डायरेक्टेड थेरेपी। इसका क्या मतलब होता है कि ये इम्यून सिस्टम को मैनिपुलेट करता है रादर देन टारगेटिंग द कॉज ऑफ द डिजीज़ डायरेक्टली। तो आपके ये इम्यून सिस्टम को जो डिजीज़ होता है, जो आपको इफ़ेक्ट कर रहा होता है, उसको डायरेक्टली टारगेट करने की बजाय आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि वो उससे फाइट कर सके। ठीक है, उसके बाद इट ऑल्सो प्रिवेंट्स ओपोप्टोसिस। ये क्या होता है, सेल डेथ। इससे क्या होता है, जो सेल होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, तो ये उसको भी जो है वो अवॉइड करता है, और इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग करता है। अब ये जो क्यूरक्यूमिन नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये स्टेबल होते हैं, और तभी इनको एडमिनिस्टर आप बहुत ऑरली भी कर सकते हैं और इंट्रा पेरिटोनियली भी कर सकते हैं, इंजेक्शन लेकर भी कर सकते हैं। ठीक है, और इनका पोटेंशियल जो है वो काफ़ी अच्छा होता है थेरेपेटिक यूज़ के लिए। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।